हेलो, नमस्कार, प्रणाम, सलाम। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। और एग्जाम का तैयारी ज़बरदस्त करते होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपका रिजल्ट आपके सोच से कई गुना ज़्यादा बेहतर हो। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लाइव सेशन में क्लास 10 के मैथमेटिक्स यानी कक्षा 10 के गणित से चुनिंदा चुनिंदा वीवीआई गेस 20 सब्जेक्टिव। हाँ दोस्तों, आज के लाइव सेशन में, आज के लाइव क्लास में 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो गेस किया गया है। तो आइए ना देखते हैं उस 20 क्वेश्चन को। बात किसकी, देर नहीं होना चाहिए। देखिए कलम पहले गिर गए मेरे प्यारे दोस्तों, इसका मतलब इसमें से क्वेश्चन बहुत मिलेगा। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लाइव सेशन का पहला क्वेश्चन कहते हैं कि एपी इतना का कौन सा पद 420 है। एपी इतना का कौन सा पद जो है आपको 420 है। इस एपी का कौन सा पद 420 है? तो आपको पता होना चाहिए कि एपी में कौन सा पद इतना है। इसका मतलब एन निकालना है। क्या निकालना है? एन निकालना है। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर नंबर 1 यानी आंसर 1 सॉल्यूशन आपको यहां पर दिया है। ए का मान दिया है 21, डी का मान 42 में से 21 को घटाएंगे तो डी भी 21 हो जाएगा। और आपको अंतिम पद जो दिया है वह है 420 दिया है। हमें मांगा गया है एन। तो आपको पता होना चाहिए कि ए एन बराबर क्या होता है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, ए एन का मान है 420, ए का मान है 21 और एन मुझे निकालना है और डी का भी मान है आपको 21। चलिए अब यहां से कैलकुलेशन कीजिए मेरे दोस्तों। 420 बराबर 21, 21 को एन से गुना करो तो ये आपको 21 एन हो जाएगा। और 21 को -1 से गुना करो -21। ये माइनस और ये प्लस देखो कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा मेरे दोस्तों। एन का मान निकालिए। तो एन का मान जो निकालेंगे, या आप ऐसे एक स्टेप और लिख सकते हो। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप एक स्टेप और लिख लो। हमें एन का मान चाहिए तो 420/21 मेरे दोस्त आपको क्या चाहिए? एन का मान आपको निकल गया है 21 दूना 42 यानी 0। ये एन का मान निकल गया। आपको क्या दिया गया है? एपी इतना का कौन सा पद 420 है। तो हमने क्या किए? डाटा तैयार किए। देखो डाटा यहाँ पर ए डी ए एन एन निकालना है। ए एन का जो फार्मूला होता है उसको हमने अप्लाई किए और कैलकुलेशन करते हुए में एन का मान निकल गया 20 और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे लाला, कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या है कि इस एपी का कौन सा पद 420 है। तो जब भी बोलेगा कौन सा तो समझ जाना हमें एन चाहिए। तो हमें एन कब चाहिए? जब आपको अंतिम पद दिया हो। और ए और डी कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसी एपी से। ये जो आपको एपी का जो डाटा दिया है यहां से आपको ए और डी प्राप्त हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण इतना का हल कीजिए। देखिए द्विघात सूत्र का प्रयोग कर, द्विघात सूत्र का प्रयोग कर इसका हल करें। तो आइए ना हल करते हैं। आंसर नंबर 2 सॉल्यूशन। आपको द्विघात समीकरण दिया है x² -3x -10 = 0। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले डी निकालिए। डी बराबर होता है b² -4ac। बी का जो मान है आपको -3 है, -3 का होल स्क्वायर 4 गुने a गुने c। चेक करो, 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस होगा, 10 चौका 40, 40 और 9 कितना हो जाएगा आपको 49। और ये आपको 0 से बड़ा है
तो मूल वास्तविक एवं असमान, मूल वास्तविक एवं असमान। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों x बराबर -b प्लस माइनस रूट डी बट्टा 2a। b का मान चेक करो क्या दिया है। b का मान मेरे दोस्तों -3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, डालिए। 49 जाएगा इस डब्बा में, 2 गुने a का मान कितना है 1, तो आपको ये हो जाएगा 3 और 49 का वर्गमूल होता है 7 बट्टा 2 1 कम 2। आइए चेक कीजिए, है ना। एक 7 जोड़ देना है और एक बार 7 को घटा देना है। मेरे प्यारे बच्चों देखो, माइनस माइनस प्लस हो गया 3, और ये प्लस माइनस 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 होता है। तो एक बार 7 को जोड़ना है, एक बार घटाना है। 3 7 10, 10 बट्टा 2, और ये हो जाएगा आपको -4 बट्टा 2, तो 10 बट्टा 2 कौमा ये हो जाएगा -4 बट्टा 2, 2 पंचे 10 और ये 2 दूना 4, है ना। यही आपका जो है ये शून्यक यानी हल निकल गया। हम लिख सकते हैं अतः अल्फा बराबर यदि 5 है तो बीटा बराबर आपको -2 हो जाएगा। चेक कीजिए, है ना। आपका क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों क्या था कि द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण इतना का हल करें। यानी द्विघात समीकरण दिया है और आपको पूछा गया है, आपको ये बोल दिया गया है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण इतना का हल करें। तो आपका द्विघात समीकरण जो है ये है। हम सबसे पहले डी निकाल लिए, डी निकाल लें b² - 4ac। डी आपको प्लस में आ गया यानी 0 से बड़ा, तो मूल वास्तविक एवं असमान होता है, मूल वास्तविक एवं असमान होता है। तब x बराबर -b प्लस माइनस रूट डी बट्टा 2a, और इसको हमने अप्लाई किए, है ना। x का 2 मान निकल गया, है ना। तो एगो का अल्फा मान लिया और एगो को बीटा मान लिए। उम्मीद करते हैं कि ये भी सवाल आपको एकदम बेहतरीन, है ना, सरल तरीका से आपको समझ में आ गए होंगे। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लाइव सेशन में हम लोग अभी तक में 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तीसरा क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर 135 और 225 का एचसीएफ निकालिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर इतना और इतना का एचसीएफ निकालिए। तो आइए मेरे दिलों के सुकूनों, मेरे धड़कनों, इधर ध्यान दीजिए। आंसर नंबर 3 सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको जो 2 संख्या दिया है उसमें पहला को a मानेंगे यानी बड़ी संख्या को a माना कि a बराबर आपको हो गया 225 और b बराबर तथा लिखो, एवं लिखो, अथवा लिखो या एंड लिखो, तथा b बराबर आपको 135। मेरे प्यारे बच्चों यूक्लिड विभाजन विधि से a बराबर b गुने q अब प्लस क्या हो जाएगा r हो जाएगा। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, a का मान है 225 यानी 225, b हो गया 135। आप ही लोग बताइए, अगर 2 बार पढ़ेंगे तो ये 270 हो जाएगा, तो एक ही बार पढ़ना है 135, यानी 225 में हम लोग भाग देंगे 135 से। कितना से भाग देंगे 135, तो ये जो भाग देंगे तो 135 होगा, 0 12 में से 3 जाएगा 9, यानी 1 मरतबा भाग लगेगा और शेष आपको 90 बच जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको ये तो पहले पता है ना कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि से a बराबर b गुने q प्लस r में यदि r का मान 0 नहीं होता है तो ये b जो है आपको a बन जाता है, यानी यहाँ पर
अब हमको 135 आ जाएगा ए के साइड में और ये 90 आ जाएगा बी के साइड में। तो 90 एकम 90, अब आप ही लोग बताइए कितना होगा, है ना। और 90 एकम 90, 90 में कितना जोड़ेंगे कि 135 हो जाएगा। तो 90 10 100, इधर 35 यानी 45 शेष बच जाएगा। छोटा छोटा भाग था तो ऐसे ही दिमाग लगा दिए। अब देखो फिर आर का मान 0 नहीं है, यहाँ पे 90 आ जाएगा और ये 45 यहाँ पे, तो 45 दूना 90 प्लस 0। देखो जिस लाइन में आर का मान 0 हो जाता है तो उस लाइन का जो बी होता है वो महत्तम हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे HCF इसका 135, 225, इसका जो आपको HCF निकला है वो आपको 45 निकला है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे अजीज दिलों की धड़कनों, ध्यान दीजिए मेरे बिहार के लाला। आपका सवाल ये था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से 135 और 225 का HCF निकालिए, यानी मौसा यानी महत्तम समापवर्तक। तो आपको पता है ना कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से महत्तम निकालने के लिए दो संख्या दिया जाता है कम से कम। उस दो संख्या में सबसे बड़ी संख्या को A मानेंगे और छोटी संख्या को B मानेंगे। यूक्लिड विभाजन विधि जो होता है A बराबर B गुने Q प्लस R होता है। A का मान हमने पुटअप कर दिए, B का मान हमने पुटअप कर दिए, ध्यान दीजिए। और जितना मरतबा भाग लगता है उसको Q बोलते हैं, जितना शेष बचता है उसको R बोलते हैं। और R का मान हमें 0 लाना पड़ता है। अगर R का मान 0 नहीं आया तो ये B जो है A बन जाएगा, R आपको B बन जाएगा। ये कंटिन्यू चलता होगा। जहाँ पर यदि R का मान 0 हो जाएगा तो उसका B महत्तम हो जाता है। और ये आप जो अभी तक में जो क्वेश्चन देखे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष आपको इतना इतना और इतना दिया है। ये ऐसे क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि बिहार बोर्ड यदि इस क्वेश्चन को सेट नहीं करेगा तो हमें लगता है वह एग्जाम अशुद्ध हो जाएगा। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आएगा ही नहीं, छाप के रख दिया होगा एकदम, समझ जाइए ट्रॉली में पैक होगा। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर नंबर 4 यानी क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग ऑपरेशन थिएटर में डालते हैं। आइए क्या बोलते हैं उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष आपको दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, ये तीनों बिंदु से एक प्यारा सा त्रिभुज बनाते हैं। ये आपको A हो गया, ये B हो गया, ये आपको C हो गया। A का मान है 2,3, B का मान हो गया -1,0 और C का मान हो गया 2,-4। आइए ध्यान देते हैं मेरे बच्चों, आप रॉफ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका ज़रूरत पड़ेगा। रॉफ का मतलब ये हुआ कि हमें x1 क्या दिया है, हमें x2 क्या दिया है और x3 आपको क्या दिया है। देखो x1 जो है हमें 2 दिया है, x2 जो है आपको -1 है, x3 जो है आपको 2 दिया है। अब y1 y2 का डाटा बना लीजिए। रॉप करना, ये रॉप करना शर्माना नहीं दोस्तों, नहीं तो मान पुटअप करने में रखने में यदि थोड़ा भी मिस्टेक हुआ, y1 का मान 3 है, y2 का मान 0 है और y3 का मान आपको -4 है। ये जो लिख दिया ना तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हमको होगा। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष इतना इतना और इतना दिया है। तो इस बिंदु से यानी इस शीर्ष का मतलब ABC, इस शीर्ष से जो त्रिभुज बना है उसका क्षेत्रफल हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो एरिया ऑफ AR का मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर हाफ x1, यहाँ पर हो जाता है 23, बाहर में x2 31, बाहर में x3 और 12। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है निर्देशांक ज्यामिति में। और जिन बच्चे को ये यादें नहीं है तो कैसे सवाल बनेगा मेरा रहुआ, बोलिए ना मेरे भैया। आइए ध्यान देते हैं, हाफ x1 चेक करो उस घर में, x1 2 है, y2 में से y3 घटाओ, y2 का मान 0 है, y3 देखो वहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x2 चेक करो माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस होगा, यही प्लस में रहता तो प्लस ये होता है। y3 में से y1 घटाओ, y3 आपको -4 है, y1 आपको 3 प्लस में है तो माइनस में रहेगा। x3 चेक करो प्लस में है तो प्लस में रहेगा,
y1 चेक करो 3 है ना, y2 चेक करो 0 है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हो गया। जो खेला करना था यही खेला करना है, मेन स्टेप आपका यही था। अब है ये हाफ, 4 में 0 देंगे 4, 4 दूना 8, ये -4। अच्छा यहाँ पे x2 का मान तो पुटअप करवे नहीं किए, यहाँ पर x2 का मान 1 है। अच्छा ऐसे मिस्टेक नहीं करना। -4 -3 -7, माइनस को -7 को -1 से गुना करेंगे +7 होगा। 3 में से 0 कटेगा 3, 3 दूना 6। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए। 4 में 0 जोड़े 4, 4 दूना 8, 4 -3 एड होके -7 हुआ, -7 को -1 से गुना किए +7 हुआ। 3 में से 0 कटा 3, 3 दूना 6, एकदम नॉर्मल है। अब देखो हाफ, ये 8 7 15, 15 6 कितना हो जाएगा 21। देखो ना जी, 7 6 13, 13 8 कितना हो जाएगा 21, यानी हाफ गुने 21, 1/2 गुने आपको 21 हो जाएगा। देखिए ऊपर ऊपर गुना कर दीजिए 21/2। इसको चाहेंगे तो 10.5 भी लिख सकते हैं, या आप इतना पे भी इसको छोड़ सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सुकूनों, ध्यान दीजिए। क्या ध्यान देने वाली बात है आपको, कि आपको दिया हुआ है 3 गो शीर्ष दिया है, जिसे हम लोग बिंदु कहते हैं। उन तीनों बिंदु से, उन तीनों शीर्ष से हमने एक प्यारा सा त्रिभुज बनाए हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने रॉप किए थे x1 x2 x3, y1 y2 y3 क्या था। उसके बाद इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है, x1 का जो मान था वह डाल किए, y2 का मान, y3 का मान, x2 माइनस में था इसीलिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, y3 y1 x3 देखो यहाँ पर y1 y2 कैलकुलेशन की, और कैलकुलेशन करते हुए हम लोग ने क्या किए, हम लोग यहाँ तक आ गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये निर्देशांक ज्यामिति से एकदम वायरल सब्जेक्टिव है, ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, है ना, अपने आप को हार मत मानिए, कोई कमजोर नहीं होता है। कहते हैं जो मान लिया है, जो मान लिया उसकी हार है, और जो ठान लिया उसकी जीत है। मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत है। आइए जीत के राहों पे चलते हैं। कहते हैं एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग -1/4 है और गुणनफल आपको 1/4 है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बोला गया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल -1/4 है और गुणनफल आपको 1/4 है। तो आइए द्विघात बहुपद निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, तो लिखेंगे आंसर नंबर 5। आपको दिया क्या है मेरे प्यारे बच्चों, गिवन आपको दिया है अल्फा प्लस बीटा -1/4, अल्फा इंटू बीटा दिया है आपको 1/4। ध्यान दीजिए, हमें द्विघात बहुपद निकालना है। वाट द्विघात बहुपद px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब मान लीजिए इन सवाल को बनाने के लिए तैयार हो गए हो, अब बनाने का सिस्टम है पता नहीं है, तो कैसे बनेगा। आइए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा है -1/4, एक्स अल्फा इंटू बीटा है 1/4। चेक करो, x² माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, x को 1 से गुना करेंगे x/4, और यह आपको 1/4 है। मुन्ना बाबू आपको सिखाए थे, क्या सिखाए थे, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और बट्टे में है ना 4 आए, कोई भी संख्या है उसी से गुना कर देना। या यहाँ पे मान लो 2 रहे, यहाँ पे 3 रहे, तो 2 3 का लघुत्तम क्या होगा 6, लघुत्तम लेके ही गुना कर देंगे। यहाँ पे 4 4 का लघुत्तम तो 4 होगा, तो सभी में 4 से गुना करने पर तो 4x², इसको 4 से गुना करेंगे 4 कट जाएगा तो बच जाएगा x, इसको भी 4 से गुना करेंगे 4 कट जाएगा बच जाएगा 1। ये आपका फाइनल द्विघात बहुपद निकल गया। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 4 से हमने गुना किए, क्या कर दिए 4 से गुना। समझ जाएगा, समझ जाएंगे चेक करने वाले कि ये मुन्ना के लाल ने कौन सा कमाल किया है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए
जिसके शून्यकों का योगफल इतना है और गुणनफल आपको इतना है, तो योगफल इतना है, गुणनफल इतना है, द्विघात बहुपद वाट, तो द्विघात बहुपद पी एक्स इसलिए लेके हैं क्योंकि एक्स के टर्म में निकलता है या एक्स के टर्म में डालता है, वाई भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, तो हमें एक्स के टर्म में निकालना है ना। ये पी एक्स को बहुपद से इंडिकेट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें द्विघात बहुपद निकालना था, ये फार्मूला को अप्लाई किए, यहाँ पे 4 है ना, इसके नीचे मैंने कुछ हुआ 1 4 4 का लघुत्तम 4 होगा, जितना लघुत्तम होगा उसी से गुना कर दीजिए। या बहुत सारे सर ऐसे भी बनाएंगे, आपको भिन्न जोड़ करके तिरछा तिरछी जीरो करके गुना करेंगे, तो उतना ओल जोल करने की जरूरत नहीं है, बट्टा में जो आएगा उसी से गुना कर दीजिए और फाइनल आंसर आपके सामने लौकेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहां 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 q एक पूर्णांक है, यहाँ पे q लिखाएगा। कहता है दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। या ऐसे भी पूछ सकता है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है ना। विषम के जगह सम पूछेगा, सम के जगह विषम पूछेगा, दोनों को बनाने का कैटेगोरिया एक ही है, कैटेगोरी है ना, प्रक्रिया सेम है। चलो मेरे प्यारे दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आंसर नंबर 6, सॉल्यूशन। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हमको करना क्या है, माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है, माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है, ये a लिखा है मेरे बच्चों, माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b = 4, क्योंकि सवाल जो है 4q के रूप में लिख सकते हैं, चूंकि पूर्णांक जो आपको है, चूंकि पूर्णांक 4q के रूप में है, 4q के रूप में है। चलिए, यूक्लिड विभाजन विधि से, क्योंकि उसी कंपनी की सवाल है, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन विधि से क्या a = b × q + r, ध्यान दो, या a = b का मान 4 है, q + r। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, उस बात को थोड़ा समझना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों ने a = 4q + r जो लिखे हैं, आपको कुछ शर्त पता होगा। क्या शर्त पता होगा, ध्यान दीजिए। हम लोग को शर्त ये पता होगा, यहाँ पर ये चेक कीजिए, चूंकि r > b यानी b > r, यानी r से बड़ा हमेशा b होता है, इसीलिए 4 > r, इसीलिए शेष r, इसीलिए शेष r 0 1 2 3। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ से लिखेंगे यदि r = 0 तो a = 4q + 0, r की जगह 0 आ गया, तो a = 4q, क्योंकि 0 जोड़ने पर नो परिवर्तन। यदि मान डायल कर रहे हैं, r का मान 1, तो a = 4q + 1। यदि r = 2 तो a = 4q + 2। फिर यदि r = 3 तो a = 4q + 3। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये दिखाना है। आपका सवाल एक बार हम पुनः रिपीट करना चाहता हूँ, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको सबसे पहला एम होगा, माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b = 4। चूंकि आपका सवाल में जो है ना
4q के रूप में है। तो चूंकि पूर्णांक 4q के रूप में है, यूक्लिड विभाजन विधि से a बराबर b गुने q प्लस r, a बराबर 4q प्लस r, क्योंकि b का मान क्या है 4 है। आपको पता है ना कि b जो होता है r से बड़ा होता है, इसीलिए यहाँ पे b का मान 4 है। तो शेष r क्या हो जाएगा 0 से लेके 3 तक। अब क्या करेंगे, ये जो आपका ये जो सेट है, ये जो इसमें हम r का मान डायल करें। r की जगह 0 तो 4q, r की जगह 1 4q प्लस 1, r की जगह 2 तो 4q प्लस 2, है ना। नॉर्मली r का मान 0 डालें तो इतना आया, r का मान 1 डालें, r की जगह 1, 2 डालें ये। अब आपको बोलता है क्या दिखाने के लिए, ये बोलता है दिखाने के लिए। अगर सम रहता तो सम, विषम रहता तो विषम, कुछ भी पूछे तो यही स्टाइल होगा, यही है ना। 4 की जगह 3 रहे, 5 रहे, 6 रहे, यही स्टाइल होगा। तो अब हम लोग लिखेंगे क्या, अतः, है ना, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक इतना इतना के रूप का होता है। तो लिखेंगे अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक इतना इतना के रूप का होता है। यहां से लिखेंगे अतः एक धनात्मक पूर्णांक, अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पर रूप का होता है, रूप का होता है, प्रूफ हो गया। जो मांग रहा है उसको यहाँ पे लिख दीजिए। अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक इतना इतना के रूप का होता है। और देखा जाए तो ये सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड में नहीं पूछते हैं। हाँ, टेस्ट में, स्कूल के टेस्ट में पूछा जाता है, लेकिन फाइनल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाता है। चलिए, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक ज्ञात कीजिए। अब आपका क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग चेक करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो आपको दिया हुआ है द्विघात बहुपद 2x² माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। देखो इसको करेंगे हम लोग तो 2x² प्लस में 2 को x माइनस में 1 को x माइनस में 3x गुना करेंगे तो प्लस 2x²। आइए यहाँ पे 2x² माइनस 2x माइनस x प्लस 1, चलो चेक करो। 2x हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ भी x माइनस 1 रखेंगे, बाहर में माइनस है तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस 1 डालेंगे, माइनस 1 प्लस 1। देखो एक अंदर वाले और एक बाहर वाले, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों सेम है एक बार, और एक कॉमन वाले को एक साथ लिखेंगे। हमें शून्यक निकालना है, क्या निकालना है, शून्यक। तो अब इसको गुणनखंड के टर्म में डालेंगे। यदि x माइनस 1 इजकल टू 0 तो x बराबर 1 हो जाएगा। देखने से पता चलता है कि यहाँ माइनस में है तो प्लस में आएगा, और ये 1/2 होगा, देखने से ही पता चल जाता है। फिर यदि 2x माइनस 1 इजकल टू 0 तो 2x बराबर ये पहले प्लस हो जाएगा या x बराबर 1/2 हो जाएगा। अतः अल्फा का मान 1 और बीटा का मान हो जाएगा 1/2। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। कहते हैं द्विघात बहुपद इतना के शून्य ज्ञात कीजिए। ये सब सवाल में कोई दम नहीं है, जिसको कंसेप्ट पता है उसके लिए ये सब सवाल में कोई दम नहीं है, कोई जान नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया ना। और ये सब सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। तो द्विघात बहुपद इतना के शून्य ज्ञात कीजिए, तो गुणनखंड विधि से हम लोग ने इसको सरल कर लिए, हल कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या निकालिए। कहता है क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्या, दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या निकालिए। आइए 8 नंबर क्वेश्चन पे सॉल्यूशन। क्या है क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर 26 है, माना कि एक संख्या x, माना कि एक संख्या
बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। चलो ध्यान दो, माना कि एक संख्या x तथा दूसरी संख्या y। प्रश्न से दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26। समीकरण 1, दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26। दूसरी बात क्या बोला है, ध्यान दीजिए। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, हो गया। इसको समीकरण में ढालिए, या x माइनस 3y बराबर 0। समीकरण 2। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर x प्लस में, वहाँ भी x प्लस में है। एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी। समीकरण 1 और समीकरण 2 में चेक कीजिए, अगर चाहेंगे तो y भी दोनों माइनस सेम है। समीकरण 1 को 3 से गुना करेंगे y कटेगा, तो y क्यों काटेंगे? x से काट देते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, क्योंकि दोनों का चिन्ह सेम है। समीकरण 1 में से 2 घटा रहे। आइए, समीकरण 1 है x माइनस वाई, लुप्तीकरण विधि जिसको विलोपन विधि भी बोलते हैं, उस विधि से हम एक्स वाई का मान निकाल लेंगे। यहाँ पर आइए 0 माइनस कर रहे हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस कट गया, 3 प्लस हो गया, एगो वाई माइनस, तो 3 में से 1 हो जाएगा 2 वाई, इधर 26 में से 0 घटाएगा 26, वाई बराबर हो जाएगा 26/2, वाई का मान आपको हो जाएगा 13। क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये दूसरी संख्या हो गई, क्योंकि y हमने दूसरी संख्या माने हैं। जब y निकल गया तो समीकरण 1 या 2 में y का मान रख देंगे। समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में 1 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 है x माइनस 3y इक्वल टू 0, या x माइनस 3 और y का मान निकला है 13 इक्वल टू 0। x माइनस 13 कितना हो जाएगा? 39 इक्वल टू 0, या x बराबर ये क्या आ जाएगा? 39 हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, पहली संख्या यानी एक संख्या 39 और दूसरी संख्या 13, तब ना 39 में से 13 घटाएंगे 26 होगा, और पहली संख्या जो है दूसरी संख्या के 3 गुनी है, 13 39, तो लिखेंगे अतः, है ना, यहीं पे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अतः अभिष्ट संख्या, या एक संख्या अतः अभिष्ट संख्या, अतः अभिष्ट संख्या है ना 39 तथा 13 है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, एक संख्या 39 और दूसरी संख्या 13। आइए क्वेश्चन को रिपीट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोला गया है? कहता है दो संख्याओं का अंतर, क्या बोला है क्वेश्चन? दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या निकालिए। माना कि एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है। प्रश्न से दो संख्या का अंतर 26 है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। देखो 3 गुनी है तो 3y उधर गया, तो माइनस, यानी समीकरण के रूप में डाल दिए। एक में से 2 को घटाइए, दोनों प्लस था, ये माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 3y प्लस में, 1y माइनस में, 2y 26 में से 26, यानी y का मान 13। y का मान क्या हो गया? 13। ये कैलकुलेशन है। समीकरण 2 में y का मान रख दिए तो x का मान 39 निकल गया। अतः एक संख्या 39 और दूसरी संख्या 13, या अभिष्ट संख्या 39,13। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक में हम लोगों ने 8 क्वेश्चन का सफर तय किए हैं, और ये 8 के 8 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंस थे, है ना। देखिए सवाल तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही होता है, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से कौन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ये तो आपको इस गेस में ही आपको पता चलते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से, कौन विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से 6, 72 और 120 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो मेरे प्यारे बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन को चेक कीजिए। आपका 9 नंबर क्वेश्चन जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से मांग दिया है। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 72 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 120 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 6 का तो अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 3 हो जाएगा। 24 को ध्यान दीजिए, 24 का 72,
ये 72 का हम लोग करेंगे 36 दूना 72 होता है, 18 दूना 36 होता है, 2 नमा 18 होता है, 3 तिया 9 होता है, यानी 2 को 3 बार और 3 आपको आ गया है 2 बार, तो 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2। ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, बच गया 120। 120 का अब हम लोग गुणनखंड करेंगे, 120 को गुणनखंड करेंगे, 60 दूना 120, 30 दूना 60 हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा, 3 पंचे 15, यानी 2 आया है 3 बार, 2 आया है 3 बार, 3 आए हैं 1 बार, 5 आए हैं 1 ही बार, तो 2 का पावर 3 गुने 3 गुने 5। ये मेरे प्यारे बच्चों ये अपने लोग का रॉप था, है ना। चलिए अब मुद्दा पे आइए, अब आपका मुद्दा क्या है, इस मुद्दा पे आइए। अब जो मुद्दा है अपने लोग का ये क्या, कौन सा मुद्दा है, सो ध्यान दीजिए। एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है, यहाँ पर 3 को संख्या दिया था तो 3 लाइन के गुणनखंड हो गए। ध्यान दीजिए इधर, आपको यहाँ पर 2 मिल गया, 2 मिल गया, 2 मिल गया, बाहर निकाल लीजिए, बाहर निकाल लिए। अब देखो 3 इसमें है, इसमें भी आपको 3 है, इसमें भी आपको 3 है, 3 बाहर निकाल लीजिए। अब देखो 6 कर दिए, क्यों, क्योंकि ये आपको 2 गुने 3, इसके आगे कोई अंक के नहीं है, अगर इधर है भी तो किसी काम के नहीं, क्योंकि एचसीएफ के लिए अगर 3 को संख्या है तो तीनों गुणनखंड में चेक करेंगे, 4 को है तो चारों लाइन के गुणनखंड में चेक करेंगे। लेकिन अब हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए क्या होता है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, चेक करना है 2 का अधिकतम पावर किस में सबसे ज़्यादा है, मिलेगा तब, ठीक है। तो यह देखो 2 का अधिकतम पावर 3 है, इसमें भी और इसमें सेम है, तो एक बार उठा लेंगे 2 का पावर 3। यदि यहीं पर किसी लाइन में 2 का अधिकतम पावर 4 होता, 5 होता, तो उसको लेते और 2 का मैटर खत्म करते। तो जो मिलता है उसमें अधिकतम पावर लेकर उसका मैटर खत्म कीजिए, उसके बाद जो नहीं मिलता है उसको भी लीजिए। जैसे 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन 3 का अधिकतम पावर 2 है तो 3 का अधिकतम पावर हम 2 लेंगे। फिर आपको 5 है तो 5 लिए, है ना, 5 भी आपको एक बार। आप देखो 2 का पावर 3 8, 3 का स्क्वायर 9 है 72, 72 पंचे कितना हो जाता है, 360 होता है। 72 पंचे 5 दूना 10, 7 पंचे 35, 1 36, 360 हो गया। कितना हो गया, 72 पंचे 360, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में 2 नंबर में पूछा जाता है। ये छोटा सा क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में 2 नंबर में पूछा जाता है, छोटा मोटा नहीं होता है। आपको यदि बन गया तो आपके लिए बहुत इजीली सवाल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने यूक्लिड विभाजन भी देख लिए, आपने अभाज्य गुणनखंड भी देख लिए, निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है ये भी देख लिए, आपको द्विघात बहुपद दिया है तो शून्यक कैसे निकाला जाता है ये भी आपने चेक कर लिए, द्विघात समीकरण को द्विघात सूत्र से कैसे निकाला जाता है मूल, आपने इसको भी देख लिए। उसके बाद आपने क्या देखे थे, एपी में कोई अंतिम पद दिया है तो कौन सा पद इतना है उस क्वेश्चन को भी आपने देख लिए। मेरे प्यारे बच्चों, इस टाइप के यदि आपको द्विघात बहुपद निकालना है, योगफल गुणनफल दिया है तो वह कैसे निकाला जाता है इसको भी आपने देख लिए। तो आइए देखने के लिए क्या बचा हुआ है उसको हम लोग दूरबीन से देखते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपका क्वेश्चन ये है कि सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर नंबर 10, यानी क्वेश्चन 10 है तो आंसर नंबर हम लोग भी 10 लिखेंगे। सॉल्यूशन, सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या, सिंगल फेज में है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, माना कि इतना एक परिमेय संख्या है, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। चलिए माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए √5 बराबर P/Q, जहाँ Q डज नॉट 0, इसका मतलब होता है कि नीचे में हर जो होता है हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने
पर आइए दोनों तरफ वर्ग करने पर तो √5 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा p/q का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, ये आपका हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे आपको पता है, देखिए क्या करेंगे, √5 का स्क्वायर है ना, तो ये आपको हो जाएगा 5, ये हो जाएगा p² अब बट्टा q²। इसके नीचे ने कुछ तो एक तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो p² बराबर हो जाएगा 5q²। p² बराबर 5q²। अब ध्यान दो, या p बराबर इस पे से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, या p बराबर √5 और q² तो बाहर निकल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप p/q बराबर 5 करेंगे। बोलिएगा ऐसे क्यों, क्योंकि q जो है फिर यहाँ पर आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं है, सारा खेल प्रैक्टिस का है, सारा खेल प्रैक्टिस का है। देखो ये परिमेय संख्या, और ये बेचारा बोल रहा है हम डब्बा से नहीं निकलेंगे, ये अपरिमेय हमेशा ही बोलता है हम जन्म से अपरिमेय है तो अपरिमेय ही रहेंगे। यह असंभव है, ये क्या है, यह असंभव है, यह असंभव है मेरे प्यारे बच्चों। क्यों असंभव है, चूंकि यहाँ पर परिमेय संख्या LHS में है। परिमेय संख्या डज नॉट अपरिमेय संख्या, ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकता है। परिमेय संख्या डज नॉट अपरिमेय संख्या ये बराबर नहीं हो सकता है, इसीलिए √5 जो है आपको एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। चलिए आइए ध्यान दीजिए, आपका सवाल क्या था मेरे बिहार के लाला, आपका सवाल क्या था, कर दो हल्ला। सिद्ध करे √5 एक अपरिमेय संख्या, ये सवाल था। सिद्ध करे √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब आपको सिंगल फेज में रहे, सिंगल फेज का मतलब ये होता है न प्लस के साथ न माइनस के साथ न बट्टा के साथ, है ना, ये सिंगल रहे तो आपको पहला स्टेप तो यही होगा, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। मान लिए कुछ देर के लिए, जब परिमेय संख्या मान लिए हैं तो परिमेय संख्या के रूप में इसको ढाल देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग किए और कैलकुलेशन करते हुए हम लोग ने यहाँ तक पहुँचिए। एक साइड में परिमेय संख्या एक साइड में अपरिमेय संख्या, दोनों कभी बराबर नहीं हो सकता है, हमारी मान्यता गलत है, इसलिए √5 जो है आपको एक अपरिमेय संख्या है। क्या क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों, बताइए, ठंड लग रहा है, सिसिक के ठंड लग रहा है। द्विघात समीकरण इतना के मूल ज्ञात कीजिए, द्विघात समीकरण इतना के मूल ज्ञात कीजिए, द्विघात समीकरण इतना के मूल ज्ञात कीजिए। ये नहीं बोला है कि द्विघात सूत्र से, आपको ये भी नहीं बोला है कि फलना विधि से, केवल बोला है कि द्विघात समीकरण इतना के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो आइए पहले हम लोग चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, तो आंसर नंबर 11 हो जाएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सबसे पहले आपको जो द्विघात समीकरण दिया है 3x² -2 √6x +2 चलिए = 0। 3 दूना 6 x², एगो √6 एगो √6 गुना करेंगे 6x² जोड़ेंगे, ठीक है। गुणनखंड पे ये आपको सेट हो जाता है। आइए कैसे सेट होता है, 3x² एगो √6x एगो √6x +2 = 0। चेक करो, ये 3x² लाना है तो बाहर में √3x कॉमन लेंगे, अंदरों में √3x करेंगे, √3 3 x को x से गुना करेंगे x²। अब देखो √3 को कितना से गुना करें, √3 को कितना से गुना करें कि √6, बाहर में तो x आई है तो यहाँ पर हो जाएगा √2, तब ना 2 3 6 हो जाएगा। यस, इसी को इतना जगह छोड़िए और यहाँ पे जो इसको ला के रख दीजिए। देखो यहाँ पे +2 है -√2, तो -√2 को -√2 से गुना करेंगे तो +2 हो जाएगा और 2 3 6 -6 है ना, माइनस रूट में 6x हो जाएगा। देखो आप लोग एक बार पुनः समझिए, यहाँ से थोड़ा सा कुछ नहीं करना है, एगो √6x एगो √6x, तो 2 √6x हो गया।
√3x को बाहर किए, कॉमन किए, तो √3 को √3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, x को x से गुना करेंगे x²। देखो प्लस को माइनस से गुना किए माइनस होगा, और 3 को 2 से गुना करो 6, साथ में x लगाइए। इसी क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिखे। अब देखिए यहाँ अंदर में √3 है, बाहर में √6 है, तो 3 दूना 6, √2 से गुना करेंगे। यहाँ पे माइनस है, अंदर में प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस। अब चेक करो, अब चेक करना है एक अंदर वाले और एक बाहर वाले। 0 है, यहाँ पर ये चिन्ह लगा देंगे। √3x माइनस √2, दोनों तो सेम ही है। √3x माइनस 2, इसका जो विवेचक निकलेगा वो 0 निकल जाएगा, यानी अल्फा बीटा दोनों क्या होगा, सेम होगा। अब यहाँ से लिखेंगे यदि √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, तो √3x, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, या x बराबर आपको ये √2 बटा √3। आप इसको एक में भी डाल सकते हैं या अलग अलग भी रख सकते हैं। 2 और 3 को एक में डाल दो, रूट कर दो, ऐसे भी हो सकता है। लिखेंगे अतः अल्फा बराबर बीटा, यानी दोनों का मान सेम निकल गया। दोनों का मान क्या निकल गया, सेम निकल गया। चलिए आपका ये आंसर हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आप लोग चेक कीजिए, एक बार पुनः आप लोग चेक कीजिए क्या बात है। ये आपको द्विघात समीकरण है। ये क्या है, आपको द्विघात समीकरण है। इसको हमने क्या किया, गुणनखंड विधि से बनाए हैं। √6 और √6, तो आपको 2 को √6 हो जाएगा, साथ में x है। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, √3x कॉमन लिए, √3x को √3x से गुना करेंगे 3x² हो जाएगा। और आपको कुछ नहीं है, सारा का खेल, सारा का सारा खेल प्रैक्टिस का है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा बीटा जो आपको यहाँ पे निकल गया √2 बटा √3, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो जी, ऐसे भी लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। p के किस मान के लिए समीकरण युग्म इतना और इतना का एक अद्वितीय हल है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। आंसर नंबर 12 चेक करो। आपका क्वेश्चन है, एक बार और रिपीट करो। क्वेश्चन क्या बोलता है, एक बार पुनः सुनो मेरे प्यारे बच्चों। p के किस मान के लिए समीकरण युग्म इतना और इतना का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब होता है एक्स वाई का एक मान। a1/a2 डज नॉट b1/b2, और विरोधी समीकरण युग्म केवल एक हल, ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेदीय जिसका हल होता है उसे संगत। वहां से ये सवाल लिया गया है। आइए पहले समीकरण का डाटा तैयार कीजिए। 4x प्लस py प्लस 8 इक्वल टू 0, यह आपको समीकरण 1 हो गया। फिर आपको है 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0, यह समीकरण 2 हो गया। आपको क्या बोला है, p के किस मान के लिए समीकरण युग्म इतना और इतना का एक अद्वितीय हल है। मेरे प्यारे दोस्तों, चूंकि अद्वितीय हल बराबर, चूंकि अद्वितीय हल बराबर होता है a1/a2 और डज नॉट b1/b2। मेरे प्यारे बच्चों चेक कीजिए, चेक क्या करना है, a1/a2 तो 4/2 डज नॉट p/2। यहाँ पर आइए देखो, ये हुआ a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है। अब आइए यहाँ से, अब हमें क्या करना है, ये आपको 2p डज नॉट 4 दूना 8 है ना, ये आपको p डज नॉट 8/2। देखिए ध्यान दीजिए, ये आपको हो जाएगा, आपको मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, p डज नॉट 2 चौका 8, यानी p का मान 4 नहीं होना चाहिए। p का मान क्या है, 4 नहीं होना चाहिए। कहते p के किस मान के लिए समीकरण युग्म इतना और इतना का अद्वितीय हल होगा, तो p का मान 4 नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपको कभी बोल देगा p के किस मान के लिए अनगिनत हल होगा, तो जो बोला है उसका फार्मूला अप्लाई कीजिए। अद्वितीय बोला है तो अद्वितीय का फार्मूला ये होता है, इस पर हमने लगा दिए, p का मान निकल गया डज नॉट 4, p का मान निकल गया डज नॉट 4। बहुत ही लाजवाब शानदार क्वेश्चन है, काफी गजब क्वेश्चन आपका है मेरे प्यारे। बराबर चिन्ह और देते रहना, ये सब आपका ध्यान है, बहुत बेहतरीन से ध्यान रखिएगा। तो p के किस मान के लिए समीकरण युग्म इतना और इतना का अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल जब भी बोलेगा ना, जब भी बोलेगा आपको अद्वितीय हल, तो जो फार्मूला है उस फार्मूला को अप्लाई कीजिए।
दिखाइए कि इतना बराबर इतना, या आपको त्रिकोणमिति से ये संबंध रखते हैं। बोला है कि दिखाइए इतना बराबर इतना, ये सवाल आपको दूसरों लाइव सेशन में हम लेकर आए थे, है ना। ये आपको एनसीईआरटी के बुक से ये सब क्वेश्चन जो है संबंध रखते हैं। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, एल एच एस क्या है? एल एच एस आपका है सेक ए, अब प्लस आपको टैन ए इंटू 1 - sin A, ये सब क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेगा, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। सेक को हम लोग लिखेंगे 1/cos और टैन को लिखेंगे हम लोग sin A बट्टा cos A, और इधर आपको 1 - sin A, नीचे में नहीं कुछ तो 1 होता है। चलिए ध्यान दीजिए, इसको हम लोग भिन्न जोड़ करेंगे तो 1 + sin A बट्टा cos A, क्योंकि लघुत्तम जो है आपको ये दोनों जो है ये आपको हर जो है cos दोनों सेम है, तो भिन्न जोड़ करेंगे तो ऐसे ही होगा। ये आपको हो जाएगा 1 - sin A। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, A + B और A - B, तो A² माइनस B², A² अब माइनस आपको B² हो जाता है, A² माइनस B²। और नीचा में आप देखिए, नीचे में देखिए कॉस को 1 से गुना करेंगे तो कॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर, नीचे में आपको हो जाएगा कॉस ए। मेरे दुलारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, 1 - sin स्क्वायर का फार्मूला तो बच्चा जानता है, कॉस स्क्वायर होता है, नीचे में कॉस। कॉस स्क्वायर का मतलब 2 को कॉस, पावर को इनसे काट देंगे तो सीधे आपको कॉस हो जाएगा। यही आपको RHS में लाना था, ये आपका प्रूव्ड हो गया। मेरे बच्चों अगर आप नहीं जानते हो कॉस स्क्वायर को, है ना, कॉस स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कॉस ए गुने कॉस ए, अब बट्टा में कॉस ए, ये कट गया। अब समझ में आया कॉस कहाँ से आया? ये रफ था, कुछ नहीं है लाला, ये सारा खेल प्रैक्टिस का है मेरे लाला। ये LHS है ना। सेक को 1/cos फार्मूला होता है, tan का sin/cos फार्मूला होता है, ये अपने जगह पे। इसको भिन्न जोड़ किए तो इतना हुआ, ये अपने जगह पे A + B गुने A - B, A² माइनस B² बटा में cos, 1 का स्क्वायर 1 होता है sin स्क्वायर, 1 - sin स्क्वायर का फार्मूला cos स्क्वायर, ऊपर cos स्क्वायर नीचे cos स्क्वायर, ऊपर में 2 को cos नीचे में 1 को cos, 1 को cos से 1 को cos कर दिया, बच गया cos। यही तो आपका था, RHS लाना था। मेरे प्यारे बच्चों एकदम साफ सुथरा क्लीन राइटिंग होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा आपका क्लीन राइटिंग होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए? क्लीन राइटिंग होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? कहते हैं के किस मान के लिए बिंदुएं इतना इतना और इतना संरेख है? ये भी सवाल आपको निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर से संबंध रखते हैं। के किस मान के लिए बिंदु इतना इतना क्या है? संरेख है। तो आपको पता होना चाहिए, निर्देशांक ज्यामिति में ये सवाल आप लोग बनाए होंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 0 होता है तो वह संरेख के श्रेणी में चले जाते हैं। तो जब आपको बिंदु दिया है तो इसका क्षेत्रफल निकाल के = 0 कर देना है और आंसर को हीरो के पास भेज देना है। तो आइए आंसर नंबर 14, आंसर नंबर 14 सॉल्यूशन। एक प्यारा सा फिगर बना लीजिए इस बिंदु से, ये आपको ए हो गया, ये आपको भी नहीं दिया है नाम तो अपने से रख लेते हैं, दिया तो है यहाँ पे 8,1, उसके बाद है K,4, ये आपको 2,-5। इतना प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो कि सवाल देखते मात्र बनाना शुरू कर देंगे मेरे जनाब। चलिए यहाँ पर आपको दिया है, चूंकि अभिष्ट बिंदु संरेखी है, चूंकि अभिष्ट बिंदु संरेखी है, चूंकि अभिष्ट बिंदु संरेखी है, चूंकि अभिष्ट बिंदु क्या है? संरेखी है, इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर 0 होगा। फार्मूला लगा के 0 कर देते हैं। हाफ x1, ये 23, ये ट्रिक है याद करने का, बाहर में x2 डालो, 23, 31, 12,
ये x1 x2 यहाँ पे x3 हो जाएगा, x3 23 31 12 इजकल टू 0। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे रॉप कर लेते हैं हम लोग। रॉप क्या करेंगे, एक्स वाई का डाटा तैयार कर लेते हैं। x1 कितना है, x2 कितना है और x3 कितना है, ठीक ना। y1 कितना है, y2 कितना है और y3 कितना है। x1 देखो 8 है, x2 देखो k है, x3 देखो 2। ये रॉप कर रहे हैं। y1 1 है, y2 आपको -4 है, y3 आपको -5 है। सभी का मान यहाँ पर पुटअप कर देंगे, कुछ नहीं है। या हाँ x1 वहाँ पे अब नहीं देखेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे, इसीलिए हम रॉप कर लिए साइड में। आप लोग एग्जाम में रॉप कर लीजिएगा, पेपर बहुत मोटा होता है क्वेश्चन पेपर। x1 का मान 8 है, y2 में से y3 घटाना है, y2 का मान -4 है और y3 आपको -5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। x2 चेक करो, k है तो चलो x2 k हो जाएगा। y3 में से y1 घटाओ, y3 का मान -5 है, y1 प्लस है तो माइनस प्लस है तो आपको -1 हो जाएगा। x3 चेक करो, x3 +2 है तो +2, y1 में से y2 घटाओ, y1 1 है और y2 आपको माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, इक्वल टू 0। इसका खेल है ख़त्म। जो भी था यही मेन ये स्टेप जो होता है, ये स्टेप जो होता है बहुत ही जानदार होता है, शानदार। यानी आपका इसमें थोड़ा इधर उधर हुआ तो सब गड़बड़ा जाएगा। आइए, हाफ 5 प्लस में 4 माइनस में 1 को 8 से गुना किए 8 हो जाएगा। 5 माइनस में 1 माइनस में -6 को प्लस के से गुना किए -6 के हो जाएगा। ये 4 1 5 5 दूना आपको ये 10 हो जाएगा, इजकल टू आपको ये 0 हो जाएगा। चेक करो, 10 8 18 यानी हाफ, यानी 1/2, 10 8 18 अब -6 के इजकल टू 0। मेरे बच्चों अब क्या करेंगे पता है, ये चल जाएगा उधर, तो 18 - 6 के इजकल टू 0/1/2 है ना। देखिए, या 18 - 6 के बराबर ये 0 हो जाएगा, या ये 6 के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। हमें किसका मान चाहिए, के तो 18/6 आपको के बराबर 36 का 18, यानी के का मान कितना निकल गया, 3 निकल गया। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बार बार बोलता हूँ आर बराबर आर, यानी रिवाइज करोगे रिजल्ट आएगा। सारा खेल प्रैक्टिस का है लाला। के किस मान के लिए बिंदु इतना इतना और इतना संरेख है, सवाल पढ़ने से ही पता चलता है कि निर्देशांक ज्यामिति के सवाल है। और ये सवाल आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के इक्वल टू 0 करेंगे, कैलकुलेशन करके आंसर मिला देंगे, कुछ नहीं है। ये जो आपको फार्मूला, ये फार्मूला आपको होना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेख बोला है तो इसीलिए इक्वल टू 0 किए हैं। ये x1 x2 x3 का डाटा बनाइए, y1 y2 y3 का डाटा बना लिए और यहाँ से देख देख कर यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मान पुटअप किए। फिर चर को अचर को कैलकुलेशन किए और कैलकुलेशन करते हुए के का मान कितना निकल गया, 3 निकल गया। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, कहीं रुकना नहीं चाहिए। कलम रुक गया तो रिजल्ट रुक जाएगा, कलम रुकना नहीं चाहिए। 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन ए सेक का मान, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। आपके बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है और आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। आइए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगर ये सब क्वेश्चन यदि आपसे नहीं बनता है तो फिर आप साल भर मजाक किए हैं मैथ के साथ। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, 15 cot A बराबर 8, या इसको अनुपात के रूप में ढाल दीजिए, 8/15। 8/15 कॉट का फार्मूला b/p होता है। हमें h का डिमांड है, यानी h निकालना पड़ेगा, तो p² प्लस आपको b²। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है। अब आइए ना, ये 64 और 15 का स्क्वायर 225 होगा दोस्त। इतनी फास्ट में थोड़ा एकदम छूट छाट जाता है। और ये आपको 5 4 9 6 2 8 है ना, 289, और 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17 होता है। अब आइए मुद्दा पे, किसी का भी मान निकालने के लिए लम आधार करना आपको पता होना चाहिए। अब साइन ए होता है p/h, है ना।
तो p का मान चेक करो कितना है, 15 है, और h का मान 17। उसके बाद है सेक। सेक का फॉर्मूला होता है h/b। h का मान 17 है और b का मान 8 है। ये तेरा फाइनल आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यदि 15 कोट बराबर 8 हो, इस टाइप के मैंने कई क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाए हैं। तो यदि 15 कोट बराबर 8 हो तो फलना का मान क्या होगा। फलना के मतलब ये कोट को छोड़कर 5 अनुपात बच गया, 5 अनुपात में से किसी का भी मान पूछ सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लाइव सेशन में अभी तक हम लोगों ने 15 क्वेश्चन को ऑपरेशन कर लिए हैं। आइए 16वां क्वेश्चन क्या बोलता है। कहते हैं दूरी सूत्र के प्रयोग से दर्शाइए कि बिंदुएं इतना 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 संरेखी है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पुनः क्वेश्चन आ गया है कि दूरी सूत्र के प्रयोग से, या अगर नहीं लिखा रहेगा दूरी सूत्र तो ऐसे लिखा रहेगा, सिद्ध कीजिए बिंदु इतना इतना संरेखी है या नहीं। तो आइए आगे के क्वेश्चन को, यानी क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, मेरे प्यारे बच्चों, आपका ये सवाल जो है, कहते हैं दूरी सूत्र के प्रयोग से, किसके प्रयोग से, दूरी सूत्र के प्रयोग से बिंदु इतना 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 को दर्शाइए कि संरेखी है या नहीं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए। सबसे पहले एक डाटा तैयार कर लेते हैं। यह आपको ए हो जाएगा, इसको हमने बी मान लेते हैं और इसको हमने सी मान लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, ए का मान आपको दिया है 4,3, बी को हम लोग मान लेते हैं 5,1 और सी को मान लेते हैं 1,9, है ना। सबसे पहले ये दूरी सूत्र के प्रयोग से संरेखी आपको सिद्ध करना है, तो हमें क्या करना है, ए बी निकालना है, तो अब बी सी निकालना है और तब हमें ए सी निकालना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग ए बी निकालते हैं। ए बी हमें निकालना है, तो आइए ए बी के पास एक्स में से एक्स घटाओ, वाई में से वाई घटाओ। तो 5 में से 4 को घटा रहे हैं, उसका होल स्क्वायर। वाई में से वाई घटा रहे हैं, 3 में से 1 घटाएंगे, उसका होल स्क्वायर। देखिए 5 में से 4 घटेगा 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 में से 1 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 को 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपको 5 हो जाएगा। ये आपको क्या निकला, ए बी निकला है। अब हमें क्या चाहिए, हमें अब बी सी चाहिए, बी सी चाहिए, है ना, बी सी चाहिए। चलिए यहीं से ले लेते हैं, BC में आइए। अब इसमें से इसमें घटाओ, 5 में से 1 को घटाना है, उसका होल स्क्वायर, और 9 में से 1 को घटाना है, उसका होल स्क्वायर। 5 में से 1 घटाएंगे 4, 4 का स्क्वायर 16, 9 में से 1 घटाएंगे 8, 8 का स्क्वायर 64 होता है ना। अब इसको जोड़िए आप लोग मेरे प्यारे बच्चों, सही है ना जी। 5 में से 1, 4, 9, 7, ठीक है। 6, 4 आपको 10 हो गया, 7, 1, 8, ये आपको 80 हो गया। और 80 का आपको पता है वर्गमूल कितना होता है, देख लीजिए एक बार चेक कर लो कितना होता है। ये 40 हो जाएगा, ये आपको 20 हो जाएगा, ये आपको 10 हो जाएगा, ये 2 है ना, 2 5 6 10। तो नहीं जोड़ा लग रहा है, तो अरे क्या किए यार बेटा, क्यों दिए। 40 दूना 80, 20 दूना 40, 10 दूना 20 और 2 5 6 10, यानी 4, ये जोड़ा लग गया, आपको हो गया कितना, 4√5, 4√5 ये यूनिट। ये मेरा दूरी निकल गया BC का। यहाँ पे आपको 5 यूनिट है ना, यूनिट लिखना ना भूलिएगा। यहाँ पे √5, यहाँ पे 4√5। अब हमें AC निकालना है, क्या निकालना है, अब हमें AC निकालना है दोस्तों। अब हमें AC निकालना है। आइए AC निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 4 में से 1 को घटाना है, 9 में से 3 को, या 3 में से 9 में, तो 4 में से 1 घटाते हैं, उसका होल स्क्वायर, और 9 में से 3 को घटा देते हैं, उसका होल स्क्वायर। यानी दूरी सूत्र आपको पता होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ सही है। चलिए 4 में से 1 जाएगा तो आपको बचेगा 3, और 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 3 जाएगा 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है 36, और 36 में कितना होता है 45। अब 45 का वर्गमूल चेक करो कितना होना चाहिए,
कितना होना चाहिए, 15 × 45, 3 × 5 = 15, यानी 3√5, 3√5 यूनिट। चलिए मेरा जो पहला एम था हमने उस एम में सक्सेस हो गए। अब आइए क्या बोलता है, दूरी सूत्र के प्रयोग से बिंदु इतना इतना संरेखी है। जब भी दूरी सूत्र से या बिना दूरी नहीं भी लिखा रहेगा तो सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि इसमें कोई अंग्रेजी का अक्षर तो नहीं है। जब अंग्रेजी का कोई अक्षर नहीं रहेगा तो हम लोग दूरी सूत्र से ही बनाएंगे। पहले ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, उसके बाद चेक करेंगे किसी दो दूरी का, जैसे ए बी यहाँ पर है, यहाँ पर बी सी है, वहाँ पर ए सी है, किसी दो दूरी को जोड़कर तीसरे के बराबर होता है। ए गो √5, यहाँ पर 3 √5। अगर ए बी को ए सी को जोड़ते हैं तो बी सी के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूंकि ए बी जोड़ ए सी बराबर यहाँ पर बी सी हो जाता है, यानी इस नियम का पालन करता है। इन दोनों के जोड़ के संरेखी का शर्त क्या होता है, किन्हीं दो दूरी को जोड़कर तीसरे के बराबर यदि हो जाता है तो वह संरेखी होता है। इसीलिए अभिष्ट बिंदु संरेखी है। अभिष्ट बिंदु क्या है, संरेखी है। चलिए प्रूव्ड हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, आपको जो बिंदु दिया गया है उसे बोलता है दूरी सूत्र के प्रयोग से दिखाइए, दर्शाइए, प्रमाणित कीजिए, सिद्ध कीजिए संरेखी है या नहीं। जब भी इस टाइप के सवाल आएगा ए बी सी, एक लाइन पर तीनों बिंदु डाल दीजिएगा, ए बी सी, ए बी निकाल लेना, बी सी निकाल लेना, ए सी निकाल लेना और चेक करना कि इन्हीं दो का जोड़कर तीसरे के बराबर होता या नहीं। अगर दो के जोड़कर दो का मतलब दो को जो दूरी निकलेगा ए बी बी सी ए सी, तो किसी दो दूरी को जोड़कर तीसरे दूरी के बराबर यदि हो गया तो संरेखी है। अगर इस नियम का पालन नहीं किया तो संरेखी नहीं है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है तो उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए। किसी वृत्त की परिधि आपको 22 सेंटीमीटर है तो उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर नंबर आपको 17 सॉल्यूशन। देखिए किसी वृत्त की परिधि, चूंकि वृत्त का जो परिधि होता है, चूंकि वृत्त का परिधि जो होता है वह क्या होता है, 2πr होता है। क्या होता है, 2πr होता है। इसीलिए वृत्त का परिधि आपको दिया कितना है, 22, 2 पाई का मान 22/7 होता है। आर मुझे निकालना है। एकदम कबूतर के स्टाइल में आपको बता रहे हैं मेरे दोस्तों, बच्चे के स्टाइल में। तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो ध्यान दीजिए क्या होगा। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 2 × 22 × आर बराबर यहाँ पर 22 × 7 हो जाएगा। हमें किसका मान चाहिए, हमें आर का मान चाहिए। तो 22 × 7/2 × 22, ये दोनों कट गया तो आर का मान आपको निकल जाएगा 7/2। कितना निकल जाएगा, 7/2, ये सेंटीमीटर। मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपका डिमांड क्या है, अब डिमांड है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 × πr²। तो 1/4 × पाई का मान 22/7 होता है, r² 7/2, 7/2। देखो ये 7 से 7 कट गया, 2 × 1 = 2, ये 11 मरतबा कट गया। अब नहीं है तो 4 × 2 = 8, 11 × 7 = 77, 11 × 7 = 77 और 4 × 2 = 8 cm²। मेरे प्यारे बच्चों, उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके परिधि आपको 22 सेंटीमीटर दिया है। 22 की जगह कभी 44 दे देगा, कभी आपको 88 भी दे देगा। तो उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि आपको 22 सेंटीमीटर है। तो वृत्त में कुछ भी निकालने के लिए हमें सबसे पहले आर की जरूरत होती है, और वृत्त का जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है वह 1/4 × πr² होता है, 1/4 × πr² होता है। चलिए देखिए आप लोग, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों क्या है वह थोड़ा ध्यान दीजिए। यदि बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल 4 है
तो ए का मान ज्ञात कीजिए। यदि बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल 4 है, यदि बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल यदि 4 है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग चेक करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन। आपको द्विघात बहुपद दिया है ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6, है ना। इतना के शून्यकों का गुणनफल 4 है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। चूंकि शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, चूंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बट्टा ए, है ना, या अल्फा इंटू बीटा आपको 4 दिया है, सी बट्टा ए माइनस 6 बट्टा ए, और ए के जगह पे बेटा ए ही है, तो तिरछा तिरछी हम लोग गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4a बराबर माइनस 6 हो जाएगा। हमें किसका मान चाहिए, हमें a का मान चाहिए, माइनस 6/4 हो जाएगा। तो a बराबर 2 तिया 6 और 2 दूना 4, ये आपका a का मान हो गया। एक बार पुनः आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से दीजिए। बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल 4 दिया है तो ये तेरा बहुपद हो गया, है ना। बहुपद आपका ये हो गया, गुणनफल जो होता है सी बटा ए होता है, गुणनफल आपको 4 दिया है। गुणनफल कितना दिया है 4, सी का मान माइनस 6 है, ए का मान ए ही है, तिरछा तिरछी गुना कर दिए, ए का मान जो आपको जो निकलना था वही आपको निकल गया। मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है उसको देखिए। समांतर श्रेणी इतना का 15वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए चुटपुटिया सवाल सब है। समांतर श्रेणी इतना का 15वां पद ज्ञात कीजिए। कोई भी पद निकालना है तो आपको क्या चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग चेक करते हैं। सॉल्यूशन। आपको यहाँ पर ए का डाटा तैयार कीजिए, डी का डाटा तैयार कीजिए। 8 में से 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा। कौन सा पद निकालना है, 15वां पद वाट। तो ए 15 बराबर तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए प्लस 14 डी। मेरे प्यारे बच्चों ए का मान 3 है, 14 गुने डी, डी का मान 5 है। तो मेरे बच्चों 3 14 है ना, ए प्लस 14 डी, 14 पंचे कितना होता है 70 होता है, 14 पंचे 70, 70 3 कितना हो गया 73, तेरा ये आंसर हो गया। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, इस एपी का 15वां पद बोला है, तो इस एपी का 15वां पद या कोई भी पद निकालना है तो हमें ए चाहिए, हमें डी चाहिए। डी का मतलब सार्वंतर होता है। 15वां पद को ए प्लस 14 डी लिख सकते हैं। ए का मान 3 है, 14 गुने 5, डी का मान 5 है, 14 पंचे 70, 70 3 73, और इस सवाल का जो आंसर होगा 73 होगा। देखो कहाँ कुछ है सवाल में, सवाल तो अपने आप बन जाता है। अब यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन दिया है कि यदि टैन थीटा बराबर इतना तो इसका मान कितना, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा का मान बताइए। आइए 20 नंबर क्वेश्चन को हम लोग चेक करते हैं। आंसर नंबर 20 मेरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं है सवाल में, एकदम आप माइंड को थोड़ा कंसंट्रेशन रखिए। टैन थीटा दिया है आपको एक्स बट्टा वाई, टैन का होता है पी बट्टा बी, पी बट्टा बी। हमें एच चाहिए, एच निकालने के लिए लम स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, ये इतना पे ही रह जाएगा। आइए मुद्दा आपका क्या है, आपका जो मुद्दा है मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिए, आपका मुद्दा है एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। मेरे प्यारे दोस्तों साइन थीटा पी बटा एच होता है, पी का मान एक्स है और आपको एच का मान तो अभी ये निकला है √x² प्लस वाई स्क्वायर, प्लस यहाँ पे वाई, और कॉस थीटा का मान होता है बी बट्टा एच होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स को एक्स से गुना कीजिए, एक्स स्क्वायर अपॉन √x² प्लस वाई स्क्वायर। देखो कितने स्पीड में कलम चलता है, ये वाई स्क्वायर, या आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मेरे प्यारे दोस्तों कुछ नहीं है, टैन थीटा पी बाय बी होता है, एच निकाले, एच आपको √x² प्लस वाई स्क्वायर। एक्स साइन थीटा यहाँ गुना का चिन्ह है, वाई कॉस गुना का चिन्ह है, एक्स अपने जगह पे, इसके नीचे मैंने कुछ 1, तो एक्स साइन थीटा का पी बटा एच होता है, पी का मान एक्स है, एच का मान यहाँ है। कॉस थीटा, कॉस का बी बटा एच, बी का मान वाई है, ऊपर ऊपर गुना हुआ, नीचे नीचे गुना हुआ। अब तू ही लोग बताओ ये आपको भिन्न जोड़ा है कि नहीं, तो भिन्न जोड़ा है तो ऊपर में नो परिवर्तन, एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, दोनों का लघुत्तम सेम होगा, आप लोग ये जानते हैं इसलिए थोड़ा स्पीड में है। अब आप ही लोग बताइए, इतना पे भी छोड़ सकते हो या रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई मरतबा पढ़ेंगे तो आपको ये रूट कट जाएगा। कैसे, इसका आंसर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम लोग यहाँ पे भी आके छोड़ सकते हैं। आप बोलिएगा सर ये हम यहाँ से नहीं समझे हैं, तो यहाँ बेटा समझिए, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, दोनों में अंतर है कि नहीं। रूट टू को एक बार पढ़ेंगे तो रूट टू होगा, और रूट टू को कितना बार पढ़ेंगे तो 2 होगा, तो रूट टू मरतबा। इसको देखिए, रूट टू को एक बार पढ़ेंगे और रूट टू को कितना बार पढ़ेंगे तो 2 होगा। यही सिस्टम से हमने यहाँ पर काटे थे। ठीक है, चलिए एक बार क्वेश्चन को पुनः आप लोग थोड़ा देख लीजिए। यदि tan थीटा बराबर x बटा वाई है तो x साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए tan थीटा p बाई बी होता है, हमने h निकाल लिए, h जब निकाल लिए तो हमें इसका मान निकालना था, x साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। x तो साइन थीटा का p बटा h होता है और कॉस का b बटा h होता है। देखो इसको ऊपर ऊपर गुना किए, नीचे नीचे गुना, एक्स स्क्वायर बटा इतना, वाई स्क्वायर बटा इतना, ये दोनों को भी हिंद वर्ग किए। आप इतना पे भी छोड़ सकते हैं, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक मरतबा पढ़ेंगे तो इतना होगा, इसको रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मरतबा पढ़ेंगे तो आपको जो क्या होगा वह रूट हट जाएगा, यानी इसको हम लोग कितना मरतबा पढ़ेंगे इतना होगा, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यह आपका फाइनल आंसर हुआ। मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, उसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 264 वर्ग मीटर है, तब उसका आयतन ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो किसी बेलन की ऊंचाई इतना है, उसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है, तब उसका आयतन ज्ञात कीजिए। हमें ऊंचाई दिया है लेकिन आपको आर नहीं दिया है, क्योंकि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन आर नहीं दिया है, यानी त्रिज्या नहीं दिया है, उसको निकालने का रास्ता दिया है। तो आइए आंसर नंबर 21 सॉल्यूशन। मेरे बच्चों देखिए, बेलन की ऊंचाई दिया है आपको 14 सेंटीमीटर, और दिया है वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है आपको, कितना दिया है 264 वर्ग मीटर, यानी मीटर स्क्वायर। 1 मिनट, आपको जब ऊंचाई दिया है सेंटीमीटर में तो आपको क्षेत्रफल भी देगा सेंटीमीटर में, तो इससे बेटर है कि आप ऊंचाई को भी मीटर में मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है। चलिए, या बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच होता है, और आपको दिया है 264। ध्यान दीजिए इधर, 2 पाई का मान होता है 22/7, आर मुझे पता नहीं, एच का मान 14 दिया है, ये आपको 264। चेक कीजिए, 7 एकम 7 और 7 दूना 14। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, कट गया है ना, ये 2 गुने 22 गुने 2 तो कितना हो जाएगा, 22 40 दूना 88, यानी 88 आर हो गया। 88 आर बराबर 264 हो गया। हमें आर का मान चाहिए, तो 264/88। चेक करो, आर निकालिए, भाग दीजिए, है ना, भाग दो तो कटेगा 4 से, देखो कितना होगा 4 दूना 8, 4 दूना ये तो कट ही गया, 4 छक्का 24, 2 पे 4, हाँ कट रहा है, देखो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 से काटे, 4 छक्का 24, 2 पे 4, 4 छक्का 24 कट गया। फिर देखो 22 से कम 22, अब 22 तिया 66, यानी आर का मान 3 निकल गया। आर का मान कितना निकल गया, 3। मेरे प्यारे बच्चों, अब बेलन का आयतन निकालना है। क्या निकालना है, बेलन का आयतन निकालना है। अब आइए मुद्दा पे। अब बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, तो आर का मान 3 है और एच आपको 14 है। 7 कम 7, 7 दूना 14, गुना कर लीजिए, कितना होगा 22, 3 तिया 9 और 9 दूना 18 हो जाएगा। 18 दूना 36, 18 दूना 36 और 3 कितना हो जाएगा 39, 396 आयतन है ना, तो मीटर क्यूब आंसर होगा। मेरे प्यारे बच्चों,
ध्यान दीजिए, कहता है एक बेलन का ऊंचाई दिया है 14 मीटर, यहाँ मिस्टेक था, मीटर होगा, और उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 वर्ग मीटर। तो आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, एच दिया था लेकिन आर नहीं दिया था, तो आर कैसे निकलेगा, ये आपको क्षेत्रफल दिया था। ये वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2 पाई आर एच, इसको हमने फार्मूला को अप्लाई करते हुए आर का मान हमें 3 निकल गया। अब बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, इस फार्मूला पे सेटिंग कर दिए, और बेलन का आयतन जो है आपको जो निकलना था, जो आंसर होना था, वह आंसर आपको प्राप्त हो गया। अब 22 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। सिद्ध करें इतना बराबर इतना। आंसर नंबर 22, सॉल्यूशन LHS 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 - sin थीटा और 1 + sin थीटा। हमको इसको ऑपरेशन करके एक लाना है। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, 1 + tan स्क्वायर थीटा है ना, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। इधर ध्यान दीजिए, a - b और a + b, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपको ऐसे हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर 1 - sin स्क्वायर थीटा। देखिए सेक स्क्वायर थीटा और 1 - sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे गुना का चिन्ह है तो हम गुना का चिन्ह दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा। ये आपको कॉस स्क्वायर थीटा अपना जगह पे, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 से गुना करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा। जब दोनों सेम हो गया तो आपको 1 आएगा। ये RHS हो गया, यही आपको सिद्ध करना था, कुछ नहीं है मेरे दोस्तों। सारा का सारा खेल प्रैक्टिस और फार्मूला का होता है। हमें सिद्ध करके लाना था इतना, हमें सिद्ध करके लाना था इतना। हमने 1 + tan स्क्वायर को कन्वर्ट कर दिया सेक स्क्वायर थीटा में, फार्मूला होता है, आप लोग पढ़े होंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा लेंगे तो 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाता है। चेक कीजिए, यही फार्मूला इस्तेमाल किए, a - b a + b, a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, साइन स्क्वायर 1 - sin स्क्वायर कॉस स्क्वायर हुआ, सेक स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर के, इसको ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे गुना कर दिए, दोनों सेम हो गया तो 1 आ गया। मेरे प्यारे बच्चों, यही तो सवाल था। सवाल में कहाँ कुछ है, कुछ नहीं है सवाल में, थोड़ा सा उलझुल नहीं था। किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है एवं इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, पाई आर एल। तो आइए ध्यान देते हैं। आंसर नंबर 23, आंसर नंबर मेरे प्यारे दोस्तों 23। चलिए सॉल्यूशन, आपको दिया क्या है, शंकु के त्रिज्या दिया है, आर दिया है आपको 7 सेंटीमीटर, आपको ऊंचाई दिया है 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो एल निकालिए, तिर्यक ऊंचाई इसको बोलते हैं, तो ये आर स्क्वायर प्लस आपको एच स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 14 का स्क्वायर होता है 196 होता है। 196 को 49 के जोड़िए कितना होता है, ये 9 6 आपको 15 हो गया, तो 10 4 ये आपको 14 हो गया, और ये 245 हो गया। 245 का आप लोग वर्गमूल निकालिए, है ना, कितना से कटेगा, 5 9 2 11 नहीं कटे, 5 से काटिए तो 5 का 20 है ना, 4 पे 5 5 45 7 7 49, यानी 7√5 कितना निकल गया, 7√5 निकला है दोस्त। 7√5 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर डालिए। अब आइए मुद्दा पे। अब आपका मुद्दा क्या है, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो पाई का मान 22/7 होगा, आर का मान आपको 7 दिया है और एल का मान आपको 7√5 है। मेरे प्यारे बच्चों, इसको इनसे काट दीजिए और गुना करके आप लोग लिख दीजिए। 7 दूना आपको यहाँ पे हो जाएगा 14, 7 दूना 14 1 15, 154√5, और ये आपको क्षेत्रफल है, तो CM है तो CM स्क्वायर हो जाएगा।
देखिए चुटपुटिया सब सवाल था, लेकिन आपको समझदारी होना चाहिए कि सवाल बनाने का तरीका क्या है। कुछ नहीं है, एक बार रिपीट कर लीजिए। किसी शंकु के आधार की त्रिज्या इतना है, ऊंचाई इतना है, तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो आपको आर दिया है, यहाँ पे एच का जरूरत ही नहीं था, एल का जरूरत था, लेकिन एल तो दिया नहीं था, तो एल नहीं दिया था, इसीलिए आर और एच दिया। ये दोनों की मदद से एल निकाल लिए, और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, और इसको कैलकुलेशन करके 154√5 cm²। यही आपका सवाल था मेरे प्यारे दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान दीजिए। किसी बेलन की वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल आपको 1760 cm² यानी वर्ग सेंटीमीटर एवं इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी? बेलन की ऊंचाई, तो किसी बेलन की वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है, इसके आधार की त्रिज्या इतना है, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी? बेलन की ऊंचाई, तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। आंसर नंबर 24। चलिए ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, और बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, वक्रपृष्ठ, बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल आपको दिया है 1760 cm², है ना, cm²। अब देखो वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, यह आपको 1760 हो गया, चेक कीजिए। 2 पाई का मान होता है 22/7, आर दिया है आपको 14 गुने एच, इधर है 1760, चेक करो। 7 कम 7, 7 दूना 14। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आ जाइए, ये 2 गुने 22 गुने 2 गुने एच बराबर 1760 है। तो अब हमें क्या निकालना है, एक बार और आइए, ये आपका हो गया 2 गुने 22 गुने 2 गुने एच बराबर 1760 हो गया, यही ना है जी। चलिए 2 गुने 22 गुने 7, 2 गुने 22 गुने 2 गुने एच बराबर 1760। हमें एच चाहिए, तो एच चाहिए, तो आइए 1760 अपन 2 गुने 22 गुने 2, पहले काट कूट करो भाई साहब। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, एक एक पे 6, 2 अट्ठे 16, 0 यानी 880 मरतबा। फिर देखो अब क्या कटना है आपको, इस चलो 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 0 440। एक बार साफ से और यहाँ पे लिख लेते हैं 440, अब बट्टा बच गया 22, तो 22 दूना 44, ये 0 यानी 20 सेंटीमीटर जो है उसका ऊंचाई निकल गया, है ना। 22 दूना 44, 0। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे बेलन का वक्रपृष्ठीय दिया था और त्रिज्या दिया था, एच निकालना था, तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। तो देखो 2 पाई आर एच वाला फार्मूला सेट कर दिए, और जो दिया था 2 दिया है, पाई का मान 22/7, आर 14 दिया था, एच निकालना था, यहाँ पे कट कुट कर दिए। उसके बाद एच निकालना था, एच के साथ में जो गुना के रूप में था वो बट्टा में चल गया, और काट कुट के हमें एच का मान क्या निकल गया, 20 निकल गया। मेरे प्यारे बच्चों, यही आज का सवाल था, और इसी तरह से सवाल बनाया जाता है। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल आपको 182 हो, है ना। मेरे प्यारे बच्चों, कहते हैं ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो आइए हम लोग चेक करते हैं। आंसर नंबर 25 यानी क्वेश्चन नंबर 25 है सॉल्यूशन। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। माना कि एक संख्या, माना कि एक संख्या x, इसीलिए दूसरी संख्या जो आपका होगा क्या हो जाएगा, 27 - x हो जाएगा। प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से क्या कहते हैं ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग इतना है और गुणनफल 182 है। तो गुणनफल देखिए, दोनों को गुना किया है तो 182 हुआ है। चेक करो, 27x - x² बराबर 182। इसको सेट करो दोस्तों, ये आपको ऐसे हो जाएगा 27x - x², ये इधर आएगा तो आपको माइनस। अब इसको सीधा करके लिख लिया, -x² + 27x - 182 = 0।
आप माइनस को हटाने के लिए माइनस से गुना कर दो, तो ये एक्स स्क्वायर, ये आपको हो जाएगा माइनस 27x, ये प्लस हो जाएगा 182 इक्वल टू 0। क्या किया, माइनस से गुना कर दिए। ध्यान दीजिए, माइनस से गुना कर दिए या माइनस से भाग दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए माइनस से गुना कर दिए। अब चेक करो, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। गुणनखंड पे आ गया सवाल, x कॉमन ले लिए, x माइनस 13, फिर यहीं पे यही कोष्ट होगा, x माइनस 13 इक्वल टू 0, बाहर में माइनस 14 डालो। आइए, है ना। अब x माइनस 13 x माइनस 14 करो, x माइनस 13 और x माइनस 14 करो इक्वल टू 0। अब आपको पता है ना, यदि x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। फिर दूसरी पॉइंट दिया है x माइनस 14 इक्वल टू 0, है ना। दूसरा पॉइंट दिया है, यदि x माइनस 14 इक्वल टू 0 तो x बराबर ये 14 हो जाएगा। अतः अभिष्ट संख्या, अतः अभिष्ट संख्या 13 और 14 है। चेक करो दोस्तों, दोनों को जोड़ेंगे तो 27 होगा, गुना करेंगे 182 होगा। आपका क्वेश्चन क्या था, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। माना कि एक संख्या x, दूसरी संख्या 27 माइनस x, क्योंकि दोनों का योग 27 था इसीलिए उसमें घटा दिए। प्रश्न से दोनों का गुणनफल 182 है, तो देखो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर इतना है, गुणनफल इसको 27 से x से गुना के 27x माइनस प्लस को गुना के माइनस x स्क्वायर 182। इसको देखिए 182 उधर हो गया, माइनस हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर, इस प्लस है 27x, ये माइनस 182, माइनस से गुना कर दिए, प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया। अब यहाँ से गुणनखंड करते हुए हमें x का 2 को मान निकल गया। यही आपका x का जो 2 को मान निकला, ये आपका आंसर हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करे इतना बराबर 0, सिद्ध करे इतना बराबर 0। चलिए आंसर नंबर 26 को भी देखिए। सॉल्यूशन, आपको सिद्ध करना है इतना बराबर 0 लाना है, तो LHS cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। चलिए इसमें से किसी एक एंगल को चेंज करो, इसमें से भी किसी एक एंगल को चेंज करो, ठीक है। चलिए अगर इस 38 को चेंज करोगे तो कैसे करोगे, cos 90 माइनस 52 डिग्री, तो ये बेचारा चुपचाप रहेगा। चलिए इसको चेंज कर रहे हैं, 90 माइनस 52 डिग्री, ये खामोश रहेगा। cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो चलो भाई साइन थीटा, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। ये सब सवाल में अपना मस्ती चलता है, अपना मर्जी चलता है भाई। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये आपको साइन थीटा अपना जगह पे। चलिए कॉस 52 साइन 52, साइन 52 कॉस 52, ये देखो ये प्लस वाला पार्ट है और ये माइनस वाला पार्ट है, प्लस माइनस कट के ये आपको 0 आ गया। यही आपको सिद्ध करना था। चेक कीजिए, हमने इस पार्ट में 38 को चेंज किए तो उस पार्ट में भी 38 से चेंज किए। अगर इधर 52 चेंज करते तो उधर भी 52 चेंज करते। और यहाँ पे आपका खेला हो गया फार्मूला का, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये फोटो कॉपी, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये फोटो कॉपी, साइन 52 को गुना किया गया कॉस से, ये देखो ये प्लस वाला पार्ट हो गया, सॉरी ये माइनस वाला, ये प्लस, साइन 52 गुने कॉस 52 और कॉस 52 गुने साइन 52, ये माइनस में ये प्लस में, इसीलिए क्या हो गया आपको 0 हो गया। क्या हो गया दोस्तों, 0 हो गया। और इस तरह से आज का जो लाइव सेशन था आपका इसी सवाल के साथ अंत हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। और एक एक सवाल आपको मस्त VVS सब्जेक्टिव था मेरे प्यारे दोस्तों। आज के लाइव सेशन एकदम जानदार शानदार रहा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।